नमस्ते, वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं जेआरडी टाटा के बारे में। एक ऐसा नाम जिसने भारत के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। मतलब एविएटर, फिलांथ्रोपिस्ट, विजनरी लीडर। जेआरडी टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक इंस्टीट्यूशन थे अपने आप में। बिल्कुल। उनका जन्म तो फ्रांस में हुआ, लेकिन दिल हमेशा हमेशा हिंदुस्तान के लिए धड़का। उन्होंने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और साथ ही साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की नींव रखी। हाँ, वो भी उस जमाने में जब ये शब्द शायद बना भी नहीं था। उनका इम्पैक्ट बिजनेस से कहीं ज्यादा बड़ा था। एक तरह से देखे तो मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट्स में से एक थे वो। तो चलिए आज उनकी जिंदगी, उनके काम और उनकी सोच की गहराई में उतरते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि जेआरडी टाटा को क्या चीज इतनी खास बनाती है। जेआरडी का जन्म पेरिस में हुआ 1904 में। पिता रतनजी दादाभाई टाटा, जो जमशेदजी टाटा के कजन थे, और माँ सुजैन ब्रियर, जो फ्रेंच थीं। ये बाइकल्चरल अपब्रिंगिंग, ये कितनी इंटरेस्टिंग रही होगी। मतलब फ्रैंको इंडियन हेरिटेज। यकीनन। और इसने उन्हें एक बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव दिया। मतलब यूरोपियन डिसिप्लिन और इनोवेशन एक तरफ, और दूसरी तरफ इंडियन वैल्यूज और सोशल कॉन्शियसनेस का गहरा मेल। फ्रेंच तो उनकी पहली भाषा थी। अच्छा। हाँ, और उनकी पढ़ाई भी काफी इंटरनेशनल रही। बॉम्बे में कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल, फिर फ्रांस गए, लिसे जॉनसन डिसाली में पढ़े। वहां उन्हें मजाक में लेजिप्सियन कहते थे। हाँ, लेजिप्शियन मतलब द इजिप्शियन क्यों? कहते हैं क्योंकि वो शायद बहुत शाय थे बचपन में। फिर जापान में भी कुछ समय रहे, फिर लंदन। तो ये दिखाता है कि टाटा परिवार का नजरिया शुरू से ही कितना ग्लोबल था। ये जो मल्टीकल्चरल एक्सपोजर था ना, वो उनकी सोच में और उनके काम करने के तरीके में साफ झलकता है। अच्छा, वो लेजिप्सी वाला किस्सा तो मजेदार है। और मैंने सुना है कि उनके फैमिली बीच हाउस के पास लुई ब्लेरियट रहते थे। अरे वही जिन्होंने पहली बार इंग्लिश चैनल पार किया था प्लेन में। हाँ, वही। मतलब बचपन से एविएशन का कनेक्शन बन गया था शायद। सुना है इंजीनियरिंग में भी इंटरेस्ट था उनका, कैम्ब्रिज जाने वाले थे। हाँ, बिल्कुल। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ने का उनका प्लान था। एविएशन का शौक तो ब्लेरियट के उस फ्लाइट से ही लगा था उन्हें, जब वो सिर्फ 15 साल के थे। लेकिन फ्रेंच सिटीजन होने के नाते उन्हें फ्रेंच आर्मी में कम से कम 1 साल सर्व करना पड़ा। ओह अच्छा, कंपल्सरी था। हाँ, बीच में ग्रामर स्कूल और आर्मी के बीच थोड़ा वक्त उन्होंने बॉम्बे में भी गुजारा। आर्मी में उन्हें स्पाइस रेजिमेंट में पोस्ट किया गया, जो नॉर्थ अफ्रीका में बेस थी। वहां जब पता चला कि भाई ये फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ लिख सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं, तो एक कर्नल ने उन्हें अपने ऑफिस में सेक्रेटरी लगा दिया। अच्छा। आर्मी के बाद कैम्ब्रिज जाना था, पर पिता रतनजी दादाभाई टाटा ने उन्हें इंडिया बुला लिया टाटा कंपनी ज्वाइन करने के लिए। तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी रह गई। शायद जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही प्लान किया हुआ था। पिता का बुलावा आ गया। तो फिर वो पूरी तरह भारतीय बन गए। मतलब फ्रांस में पैदा हुए, फ्रेंच आर्मी में सर्व किया, पर दिल हिंदुस्तानी। ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? हाँ, 1929 में करीब 25 साल की उम्र में उन्होंने फ्रेंच सिटीजनशिप छोड़ दी और इंडियन सिटीजन बन गए। ये एक बहुत कॉन्शियस चॉइस थी उनकी। फिर 1930 में थेल्मा विकाजी से शादी हुई, जो एक जाने माने लॉयर थे। जैक विकाजी उनकी नीस थी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इससे पहले वो दिनबाई मेहता से एंगेज थे। वो बाद में द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के एडिटर थे। शापुर खाएगट उनकी माँ बनी। धर्म को लेकर भी उनका नजरिया काफी यूनिक और पर्सनल था। वो एग्नोस्टिक थे। एग्नोस्टिक मतलब वो ये नहीं कहते थे कि भगवान है या नहीं है। वो किसी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से खुद को नहीं जोड़ते थे। पारसी पिता थे और माँ, जिन्होंने बाद में ज़ोरोएस्ट्रिनिज्म अपना लिया था। उसके बावजूद, हालांकि ज़ोरोएस्ट्रिनिज्म के जो 3 मूल सिद्धांत हैं, हुमाता, हुक्ता, हुराश्ता, यानी अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म, इन्हें वो पूरी तरह मानते थे और अपनी जिंदगी में उतारते भी थे। पर वो फॉर्मल रिलीजन या गॉड में बिलीफ या डिसबिलीफ पब्लिकली प्रोफेस नहीं करते थे। कुछ पारसी कस्टम जैसे फ्यूनरल राइट्स वगैरह उन्हें पसंद नहीं थे। काफी प्रैग्मेटिक सोच थी इनकी इस मामले में। कमाल है, एक ग्लोबल सिटीजन जिसका दिल इंडिया के लिए धड़कता था और सोच काफी प्रोग्रेसिव थी उस जमाने के हिसाब से। अब उनके करियर की बात करते हैं। टाटा सन्स में उनकी शुरुआत तो अनपेड अप्रेंटिस के तौर पर हुई थी 1925 में। मतलब सिर्फ 21 साल की उम्र में। सीधे चेयरमैन की कुर्सी नहीं मिली? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टाटा परिवार की परंपरा थी। मेरिटोक्रेसी पर जोर था, विरासत से ज्यादा काबिलियत पर। उन्होंने ग्रासरूट्स लेवल से काम सीखा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में घूमकर बिजनेस को समझा
इससे उन्हें कंपनी के ऑपरेशंस की बहुत गहरी समझ मिली। उनके एक मेंटोर थे, जॉन पीटरसन, एक स्कॉट्समैन जो इंडियन सिविल सर्विस से आए थे। अच्छा, और फिर 1938 में सिर्फ 34 साल की उम्र में वो टाटा सन्स के चेयरमैन बने, अपने सेकंड कजिन नौरोजी सकलतवाला के बाद। और ये एक बहुत ही क्रूशियल टाइम था। इंडिया आज़ादी की दहलीज पे था, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाला था और इंडियन बिजनेस का फ्यूचर रोल तय हो रहा था। कुछ लोगों ने उनकी कम उम्र और वो कॉस्मोपॉलिटन बैकग्राउंड पर सवाल भी उठाए थे कि क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएंगे। और उन्होंने ना सिर्फ जिम्मेदारी संभाली बल्कि एक अलग ही मिसाल कायम की। उनकी लीडरशिप स्टाइल काफी रेवोल्यूशनरी मानी जाती है ना? सुनने में आता है उनके कुछ खास प्रिंसिपल्स थे जिन पर वो चलते थे। बिल्कुल, उनकी लीडरशिप को कुछ कोर प्रिंसिपल्स डिफाइन करते हैं। पहला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट था ट्रस्टीशिप एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उनकी फिलॉसफी का बेडरॉक था, मतलब नींव। महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट से वो काफी प्रभावित थे। हाँ, गांधी जी से। हाँ, वो मानते थे कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, बल्कि समाज के रिसोर्सेज का ट्रस्टी है। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ शेयर होल्डर्स तक सीमित नहीं, बल्कि एम्प्लॉयज, कस्टमर्स और समाज सब की तरफ है। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, उन्होंने डेकेड्स पहले एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स, हाउसिंग, फ्री मेडिकल एड, एजुकेशन इनिशिएटिव्स शुरू किए, जो आज भी मिसाल है, कई बार तो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन से भी पहले। ट्रस्टीशिप तो ठीक है, पर कंपनी चलाने के डे टू डे तरीके में क्या नया था? मतलब हाउ डिड ही एक्चुअली मैनेज पीपल डिफरेंटली उस जमाने में? वही उनका दूसरा प्रिंसिपल था, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। उस जमाने में जहां टॉप डाउन ऑटोक्रेटिक स्टाइल बिल्कुल आम था, जेआरडी ने प्रोफेशनल मैनेजर्स को एम्पावर किया। वो टैलेंटेड लोगों को ढूंढते थे, उन्हें जिम्मेदारी देते थे और उनकी राय को इम्पोर्टेंस देते थे। ओपन डिबेट को इनकरेज करते थे। अच्छा। हाँ, वो कहते थे कि अगर आप बेस्ट लोगों को हायर करते हैं तो उन्हें अपना काम करने दीजिए। इससे टाटा ग्रुप में मेरिटोक्रेसी का कल्चर बना, जहां आइडियाज मैटर करते थे, हायरार्की नहीं। इसी वजह से कई टैलेंटेड लीडर्स जैसे होमी मोदी, आरदेशीर दलाल, जेडी चौकसी और बाद में रूसी मोदी, सुमंत मूलगांवकर, दरबाली सेठ जैसे लोग उभर कर आए। अच्छा, तो डिसीजन मेकिंग में लोगों को इन्वॉल्व करना, ये तो काफी मॉडर्न अप्रोच लगती है उस टाइम के लिए। पर क्या वो लॉन्ग टर्म भी सोचते थे या सिर्फ डे टू डे पर फोकस था? अक्सर लीडर्स इमीडिएट रिजल्ट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यही उनका तीसरा प्रिंसिपल आता है, लॉन्ग टर्म विजन। उन्होंने हमेशा दूर की सोची, शॉर्ट टर्म गेन्स पर स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को तरजीह दी। जैसे एविएशन या इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब टीसीएस की शुरुआत, उसमें इन्वेस्ट करना जब वो कमर्शियली इमीडिएटली अट्रैक्टिव नहीं लगते थे। उन्हें फ्यूचर दिखता था, उन्हें समझ थी कि देश को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आगे चलकर। वो सिर्फ अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं देखते थे, वो अगले दशक की तैयारी करते थे। लॉन्ग टर्म विजन के साथ क्वालिटी पर भी उनका बहुत जोर था, मैंने पढ़ा है। वो काफी परफेक्शनिस्ट थे, मतलब डिटेल्स में जाते थे। बिल्कुल, ये उनका चौथा पिलर था, एक्सीलेंस एंड इनोवेशन। वो परफेक्शन के लिए जाने जाते थे। मीडियोक्रिटी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, चाहे वो एयर इंडिया की सर्विस क्वालिटी हो, टेस्को में स्टील प्रोडक्शन हो या फिर ताज होटल का एक्सपीरियंस हो। वो हर छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान देते थे। सच में? जैसे अरे वो खुद कस्टमर कंप्लेंट्स पढ़ते थे, एयर इंडिया की फ्लाइट्स में सरप्राइज चेक्स करते थे, होटल मेन्यूज चेक करते थे। उनका बिलीव था कि एक्सीलेंस नॉन नेगोशिएबल है और इसी से लॉन्ग रन में ट्रस्ट और रेप्यूटेशन बनता है। इतना सब कुछ, इतना बड़ा एम्पायर, इतना फोकस ऑन एक्सीलेंस, फिर भी कहा जाता है वो काफी हम्बल थे। ये कॉम्बिनेशन तो बड़ा रेयर है। हाँ, और यही उनका पांचवां और शायद सबसे इंडेयरिंग प्रिंसिपल था, ह्यूमिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। इतने बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर के हेड होकर भी वो बहुत अप्रोचेबल थे। पावर उनके सर पर नहीं चढ़ी थी। आम एम्प्लॉयज, कस्टमर्स या नागरिकों के खतों का जवाब भी अक्सर खुद देते थे, कभी-कभी तो हैंड रिटन नोट्स में। अरे वाह। हाँ, उनका ऑफिस भी बहुत सिंपल था, कोई फ्लैशी सेटअप नहीं। इस जेन्युइन ह्यूमिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ने उनके लिए जबरदस्त लॉयल्टी और रिस्पेक्ट बिल्ड किया। लोग उन्हें सिर्फ बॉस नहीं, एक लीडर मानते थे। कमाल के प्रिंसिपल्स हैं, और इन्हीं प्रिंसिपल्स के साथ उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप कहां से कहां पहुंच गया। नंबर्स तो स्टैगरिंग हैं, मतलब चौंकाने वाले। हाँ, देखिए, जब उन्होंने 1938 में चार्ज लिया था, तब टाटा ग्रुप के एसेट्स करीब $100 मिलियन थे और 14 कंपनियां थीं। जब वो 1988 में चेयरमैन पद से हटे,
हालांकि चेयरमैन एमेरिटस बने रहे, तो ये एसेट्स US 5 बिलियन से ज्यादा हो चुके थे और कंपनियां 14 से बढ़कर 95 हो गई थी। 95? हाँ, ये फिनोमिनल ग्रोथ थी, स्पेशली उस रिस्ट्रिक्टिव लाइसेंस राज के माहौल में। और सबसे बड़ी बात, ये ग्रोथ हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाए रखते हुए हासिल की गई। उन्होंने हमेशा रिश्वतखोरी या ब्लैक मार्केट से दूरी बनाए रखी। ये इंटेग्रिटी ही टाटा की पहचान बनी, एक तरह से स्ट्रेटेजिक एसेट बन गई। अब आते हैं उनके की अचीवमेंट्स पे। एविएशन के बिना तो जेआरडी की कहानी अधूरी है। इंडियाज फर्स्ट लाइसेंस पायलट, लाइसेंस नंबर 1, ये 1929 की बात है, जब वो सिर्फ 25 साल के थे। फ्लाइंग उनका पैशन था जबरदस्त। हाँ, पैशन जरूर था, लेकिन ये सिर्फ शौक नहीं था। जैसा हमने पहले बात की, ब्लेरियट से इंस्पिरेशन मिली थी। उन्हें यकीन था कि एविएशन भारत के विकास के लिए, उसकी कनेक्टिविटी के लिए क्रूशियल है। सिर्फ शौक होता तो वो प्राइवेट प्लेन उड़ाकर खुश रहते। लेकिन 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइन शुरू की, इंडिया की पहली कमर्शियल एयरलाइन, जो बाद में एयर इंडिया बनी। और पहला फ्लाइट खुद उड़ाया। हाँ, उन्होंने खुद पहला कमर्शियल मेल फ्लाइट पायलट किया 15 अक्टूबर 1932 को, कराची से मद्रास, अहमदाबाद और बॉम्बे होते हुए एक सिंगल इंजन डी हैविलन पुसमौथ में मेल लेकर। उनके साथ निविल विंसेंट भी थे, जो उनके दोस्त भी थे और इस वेंचर में पार्टनर भी। ये एक तरह से इंडियन सिविल एविएशन की शुरुआत थी। और एयर इंडिया को दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार कर दिया। उसका गोल्डन एरा तो उन्हीं के टाइम में था। लोग आज भी उस जमाने की एयर इंडिया सर्विस की मिसाल देते हैं। बिल्कुल। उनकी लीडरशिप में एयर इंडिया अपनी सर्विस क्वालिटी, सेफ्टी रिकॉर्ड और एक तरह से इंडिया के कल्चरल एम्बेसडर के रोल के लिए जानी जाती थी। वो महाराजा मैस्कॉट उन्हीं के टाइम में आया था। हाँ, महाराजा। वो हर डिटेल में इन्वॉल्व होते थे। एयरक्राफ्ट इंटीरियर्स, यूनिफॉर्म्स के डिजाइन, कैबिन क्रू ट्रेनिंग, कैटरिंग, यहाँ तक कि मेन्यूज पर कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल होगा। परफेक्शनिज्म इन एक्शन। 1953 में जब जवाहरलाल नेहरू सरकार ने एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन किया, तो जेआरडी को ही उसका पहला चेयरमैन बनाया गया। अच्छा, नेशनलाइजेशन के बाद भी? हाँ, ये उनके लिए एक पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट जरूर था, अपनी बनाई कंपनी का कंट्रोल छोड़ना, पर वो देश हित में मान गए और 25 साल तक इस पद पर रहे, 1977-78 तक। उनका रिमूवल मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के किया, बिना किसी नोटिस के, जो उनके लिए एक बड़ा झटका था। अपनी ही बनाई एयरलाइन से 25 साल सेवा करने के बाद, दैट मस्ट हैव हर्ट। खैर, एविएशन के अलावा भी तो उन्होंने बहुत कुछ किया। टाटा ग्रुप का डाइवर्सिफिकेशन उनकी लीडरशिप में कमाल का था। किन किन सेक्टर्स में एंट्री ली उन्होंने? लिस्ट लंबी है और हर वेंचर स्ट्रेटेजिक था, देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। टाटा मोटर्स टेल्को 1945 में पहले लोकोमोटिव्स के लिए शुरू हुई, फिर कमर्शियल व्हीकल्स और फिर कार्स में आई। आज इंडिया की सबसे बड़ी ऑटो कंपनीज में से एक है। सुमंत मूलगांवकर के साथ मिलकर इसे बिल्ड किया। हाँ, टेल्को। एयर इंडिया इंटरनेशनल 1948 में। नेशनलाइजेशन से पहले ये भारत की पहली इंटरनेशनल एयरलाइन थी। लॉकहीड कॉन्स्टिलेशन एयरक्राफ्ट यूज किए थे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS 1968 में, तब टाटा कंप्यूटर सेंटर के नाम से शुरू हुई। उन्होंने IT का फ्यूचर बहुत पहले देख लिया था, जब कंप्यूटर्स नए नए थे। आज दुनिया की टॉप IT कंपनीज में से है। फकीर चंद कोहली को इसकी लीडरशिप दी। TCS, हाँ बिल्कुल। टाइटन इंडस्ट्रीज 1987 में, वॉचेस और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में एक बड़ा नाम। तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ जॉइंट वेंचर में। वोल्टास, टाटा सॉल्ट जैसे कंज्यूमर ब्रांड्स भी उन्हीं के टाइम में आए। कॉमन मैन तक टाटा की पहुंच बढ़ाई। और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज थीं, जैसे टाटा स्टील, टिस्को, उसे मॉडर्नाइज किया। टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, ताज होटल्स को एक्सपैंड किया। ये सब भारत की फाउंडेशनल इकोनॉमी के लिए जरूरी सेक्टर्स थे। स्टील, पावर, केमिकल्स, हॉस्पिटैलिटी, टेक्नोलॉजी। और इन सब इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स का उन्होंने बहुत ख्याल रखा, राइट? ये उनकी लेगेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। फिनोमिनल काम किया, और वो भी उस समय जब ये ग्लोबली भी कॉमन नहीं था। ये उनके ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। 8 घंटे का वर्किंग डे इम्प्लीमेंट किया, जब 12 घंटे स्टैंडर्ड थे। फ्री मेडिकल एड वर्कर्स और उनके परिवारों के लिए। प्रोविडेंट फंड स्कीम शुरू की। वर्कमेन्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन स्कीम्स लागू किए। ये सब बाद में स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स बने इंडिया में। टाटा ने पहले ही शुरू कर दिए थे। अच्छा, मतलब कानून बनने से पहले ही? हाँ,
1956 में एम्प्लॉय एसोसिएशन विद मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया ताकि वर्कर्स की आवाज कंपनी के डिसीजंस में शामिल हो, इंडस्ट्रियल हार्मनी बनी रहे। और 1979 में टाटा स्टील में कमाल की पॉलिसी आई। वर्कर घर से काम के लिए निकलने से लेकर काम से वापस घर पहुंचने तक एट वर्क माना जाएगा। क्या मतलब? इसका मतलब कंपनी रास्ते में होने वाले किसी भी मिसहैप के लिए फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल होगी। ये दिखाता है कि वो एम्प्लॉय वेलफेयर को कितना होलिस्टिकली देखते थे, सिर्फ फैक्ट्री गेट तक नहीं। जमशेदपुर का यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट सिटी चुना जाना भी इसी डेडिकेशन का नतीजा है। कमाल है। बिजनेस के अलावा इंस्टीट्यूशंस बनाने में भी उनका बड़ा हाथ था। सिर्फ कंपनीज नहीं, देश के लिए फाउंडेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए। नेशन बिल्डिंग का एक अलग डिमेंशन था ये। हाँ, ये उनकी दूरदृष्टि थी। वो जानते थे कि देश के विकास के लिए सिर्फ इंडस्ट्री काफी नहीं, मजबूत रिसर्च, एजुकेशनल और सोशल इंस्टीट्यूशंस भी जरूरी है। उन्होंने एस्टैब्लिश किया या उनके एस्टैब्लिशमेंट में क्रूशियल रोल निभाया। TFIR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, 1945, होमी भाभा के विजन को सपोर्ट किया बेसिक साइंसेज में वर्ल्ड क्लास रिसर्च के लिए। TFIR, हाँ। TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, 1936, पहले सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से शुरू हुआ, सोशल वर्क और पॉलिसी रिसर्च के लिए। टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर, 1941, एशिया का पहला स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल। NCPA, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, मुंबई में कल्चर और आर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। NCPA, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, मुंबई में। वो NCERR के फाउंडिंग मेंबर थे। NCPA, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, मुंबई में IISc को भी उन्होंने काफी सपोर्ट किया। ये उनकी कमिटमेंट थी टुवर्ड्स क्रिएटिंग इंटेलेक्चुअल कैपिटल एंड लॉन्ग लास्टिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर इंडियाज प्रोग्रेस। इतनी अचीवमेंट्स, इतनी पॉजिटिव बातें, पर हर लंबी कहानी में कुछ कंट्रोवर्सीज या कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती हैं। जैसे 1975 की इमरजेंसी का सपोर्ट, ये काफी डिस्कस होता है। हाँ, ये सच है कि उन्होंने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए इमरजेंसी पावर्स का शुरू में समर्थन किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि थिंग्स हैड गॉन टू फार, मतलब हालात बहुत बिगड़ गए थे और स्ट्राइक्स, डेमोन्स्ट्रेशंस बहुत बढ़ गए थे, डिसिप्लिन की जरूरत थी। उनका ये भी कहना था कि शायद पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया की जरूरतों के लिए पूरी तरह ठीक नहीं है। यहाँ हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं उनके उस समय के व्यू को, बिना कोई जजमेंट दिए। ये उनका नजरिया था उस वक्त के हालात पर, जो बाद में शायद बदला भी हो। और पॉपुलेशन कंट्रोल पर उनके काम को लेकर भी कुछ डिस्कशन होता है। UN अवार्ड भी मिला था इसके लिए। हाँ, इंदिरा गांधी के पॉपुलेशन कंट्रोल एफर्ट्स के बाद JRD ने 1984 में टाटा स्टील को फैमिली प्लानिंग सेंटर्स खोलने का आदेश दिया। एम्प्लॉयज और उनके पार्टनर्स को स्टेरिलाइजेशन, वसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी के लिए मॉनेटरी इंसेंटिव्स दिए गए। फैक्ट्री डिपार्टमेंट्स को भी सबसे कम फर्टिलिटी रेट अचीव करने पर अवार्ड मिलता था। इस काम के लिए उन्हें 1992 में UN पॉपुलेशन अवार्ड मिला। हालांकि ये भी नोट करना जरूरी है कि इस तरह के इंसेंटिव्स खासकर स्टेरिलाइजेशन से जुड़े पर्सनल बॉडीली ऑटोनॉमी के मेडिकल एथिक्स पर सवाल उठाते हैं। अगेन, सिर्फ जानकारी दे रहे हैं उस समय के कॉन्टेक्स्ट में, बिना कोई पक्ष लिए। ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है क्योंकि वो तो इंडिविजुअल फ्रीडम और फ्री एंटरप्राइज के बड़े समर्थक थे, जबकि उस दौर में इंडिया में सोशलिस्ट पॉलिसीज काफी स्ट्रांग थीं। नेहरूवियन एरा से लेकर 80s तक लाइसेंस राज था। बिल्कुल, वो कंसिस्टेंटली मानते थे कि स्टेट कंट्रोल और एक्सेसिव रेगुलेशंस इकोनॉमी को स्टाइफल करते हैं, मतलब दबाते हैं। वो रेगुलेटेड मार्केट्स, कंपटीशन और प्राइवेट एंटरप्राइज के रोल में विश्वास रखते थे। उन्होंने लगातार इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वकालत की, लाइसेंस राज के खिलाफ आवाज उठाई। सरकार के खिलाफ कहना शायद ठीक नहीं, पर हाँ, सरकार से अपने मतभेद वो सम्मानजनक तरीके से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के साथ रखते थे। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक सभी प्राइम मिनिस्टर्स के साथ उनका डायलॉग चलता रहता था। जब 1991 में आखिरकार लिबरलाइजेशन हुआ तो उनके दशकों के स्टैंड को वैलिडेशन मिला। वो इसके पूरे इम्पैक्ट को देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, पर इसकी नींव रखने वालों में उनका नाम जरूर आता है। कुछ और कम्प्लेक्सिटीज भी थीं। एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन उनके लिए गहरी निजी निराशा थी, जिसका जिक्र हमने किया।
सक्सेशन प्लानिंग को लेकर भी बाद में सवाल उठे कि वो चेयरमैन पद पर 87 साल की उम्र तक क्यों रहे, क्या इससे रतन टाटा को ट्रांजिशन में दिक्कत आई? और कुछ क्रिटिक्स उनके वेलफेयर मॉडल को पैटर्नलिस्टिक भी मानते हैं कि ये वर्कर्स को बेनिफिट्स तो देता था, पर शायद उन्हें स्ट्रक्चरली इतना एम्पावर नहीं करता था कि वो अपने राइट्स अग्रेसिवली डिमांड कर सकें। तो हर बड़े लीडर की तरह उनकी डिसीजंस और व्यूज पर अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। बिल्कुल, इतने बड़े जीवन में इतनी अचीवमेंट्स के साथ उन्हें सम्मान भी बहुत मिले होंगे, भारत रत्न तक। ये तो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जी हाँ, भारत रत्न उन्हें 1992 में मिला। उससे पहले पद्मा विभूषण 1955 भी मिल चुका था। फ्रांस ने उन्हें अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लीजन ऑफ ऑनर से 1983 में सम्मानित किया। एविएशन में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए कई प्रेस्टीजियस इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। टोनी जैनिस अवार्ड 1979, FAI गोल्ड एयर मेडल 1985, एडवर्ड वार्नर अवार्ड ICAO कनाडा 1986, डैनियल गुगनहाइम मेडल 1988। वाओ। इंडियन एयरफोर्स ने उन्हें मानद रैंक्स दिए। 1948 में ग्रुप कैप्टन, 1966 में एयर कॉमोडोर और 1974 में एयर वाइस मार्शल तक प्रमोट किया गया। उनकी मृत्यु पर भारतीय संसद को अडजर्न किया गया। ये एक ऐसा सम्मान है जो आमतौर पर नॉन MPs को नहीं दिया जाता, उनके स्टैचर को रिकॉग्नाइज करता है। उनकी पर्सनालिटी के बारे में क्या खास था? इतने सारे फैसेट्स थे उनके। व्हाट मेड हिम JRD? मतलब क्या चीज थी उनमें? सबसे पहले तो इंटेग्रिटी, उनकी निष्ठा, उनका एथिकल कंपस लेजेंडरी था और टाटा ग्रुप का कोर वैल्यू बन गया। फिर परफेक्शनिज्म, हर छोटी डिटेल पर ध्यान, एक्सीलेंस का स्टैंडर्ड सेट करना, कभी कॉम्प्रोमाइज ना करना। ह्यूमिलिटी, इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े हुए रहना, अप्रोचेबल होना, लोगों की रिस्पेक्ट करना। और कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक, उनकी अपब्रिंगिंग ने उन्हें ग्लोबल सिटीजन बनाया। वो दुनिया को समझते थे, लेकिन उनका दिल हमेशा हिंदुस्तानी था और उनका हर काम फंडामेंटली इंडिया के लिए था। एक रेयर कॉम्बिनेशन था ये सब। सही बात है। और पैशंस? फ्लाइंग के अलावा? फ्लाइंग तो उनका पहला प्यार था ही, लाइसेंस नंबर 1 से लेके एयर इंडिया तक। फ्लाइंग तो जुनून था ही। 80s तक अपना पायलट्स लाइसेंस मेंटेन किया। उन्होंने 1962 में 58 साल की उम्र में अपनी पहली सोलो फ्लाइट कराची बॉम्बे को रीएनैक्ट किया था, और फिर 1982 में 78 की उम्र में भी। अरे वाह, 78 की उम्र में? हाँ, इसके अलावा वो एक अकम्प्लिश्ड पियानिस्ट थे और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक को बहुत अप्रिशिएट करते थे। फोटोग्राफी का भी शौक था। वो अपने ट्रैवल्स और बदलते इंडिया को डॉक्यूमेंट करते थे और नेचर के प्रति भी उनका लगाव था। कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करते थे, खासकर वाइल्ड लाइफ। ये पैशंस उन्हें एक कंप्लीट वेल राउंडेड इंडिविजुअल बनाते थे, सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं। उनका निधन 29 नवंबर 1993 को जिनीवा, स्विट्जरलैंड में हुआ। हाँ, 89 साल की उम्र में किडनी इन्फेक्शन के कारण। कहा जाता है कि उनके आखिरी शब्द थे फ्रेंच में कॉम से दू द मुरीर, यानी हाउ जेंटल इट इज टू डाई। एक शांति भरा अंत, एक फुलफिल्ड लाइफ के बाद उन्हें पेरिस के मशहूर पेर लाशेज सेमेट्री में दफनाया गया, उनकी माँ और कुछ फैमिली मेंबर्स के पास। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? इतना लंबा, इतना इम्पैक्टफुल जीवन, उनकी लेगेसी क्या है? अगर हमें समराइज करना हो तो क्या कहेंगे? उनकी विरासत, उनकी लेगेसी बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल और आज भी रेलेवेंट है। ट्रांसफॉर्म्ड टाटा ग्रुप, उन्होंने टाटा ग्रुप को सिर्फ साइज में ही नहीं बदला, 14 से 95 कंपनीज, बल्कि उसकी संस्कृति, उसके DNA में इंटेग्रिटी, एक्सीलेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्बेड कर दिया। ये कल्चर आज भी टाटा की पहचान है। बिल्कुल। पायनियर ऑफ CSR, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि बिजनेस और सोशल कंट्रीब्यूशन एक साथ चल सकते हैं, बल्कि एक दूसरे को मजबूत कर सकते हैं। CSR टर्म पॉपुलर होने से डेकेड्स पहले वो इसे जी रहे थे। इंस्पिरेशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स। उन्होंने साबित किया कि एथिकल तरीके से बिजनेस करना ना सिर्फ मुमकिन है, बल्कि सस्टेनेबल सक्सेस का रास्ता है। ये आने वाली जनरेशन्स के लिए एक पावरफुल मिसाल है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। नेशन बिल्डर, इंडस्ट्रीज, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस, एक प्रोफेशनल वर्क कल्चर बनाकर उन्होंने मॉडर्न इंडिया के विकास में सीधा योगदान दिया। वो खुद को इंडिया की सेवा में मानते थे। इन्हांस्ड इंडियाज इंटरनेशनल रेपुटेशन,
एयर इंडिया के गोल्डन एरा के जरिए, टाटा प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के जरिए और अपने पर्सनल स्टैचू से उन्होंने दुनिया में भारत की साख बढ़ाई। उन्होंने प्रॉफिट और पर्पस, ट्रेडिशन और इनोवेशन, इंडियन आइडेंटिटी और ग्लोबल आउटलुक को खूबसूरती से बैलेंस किया। वो सचमुच एक भारत रत्न थे। एक सचमुच में भारत रत्न। उनकी लाइफ से इतना कुछ सीखने को मिलता है। सोचते हैं जेआरडी ने जिस ट्रस्टीशिप और लॉन्ग टर्म विजन पर इतना जोर दिया, आज की इस तेज तर्रार क्वार्टरली रिजल्ट्स और शॉर्ट टर्म फोकस्ड दुनिया में मॉडर्न कॉर्पोरेशंस उन सिद्धांतों को असल में कैसे अपना सकते हैं? व्हाट चैलेंजेस वुड दे फेस इन जेन्युइनली अडॉप्टिंग जेआरडीज फिलॉसफी टुडे? मतलब क्या मुश्किलें आएंगी? ये सवाल हम अपने लिसनर्स के लिए छोड़ते हैं, इस पर विचार करने के लिए। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Vyaktitva, The Epic Tales. धन्यवाद।